साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, नेपाल में क्रांति हो गई है, भारी उथल पुथल मची है और हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धड़कनें तेज हो गई हैं। क्योंकि जैसा इंकलाब नेपाल में हुआ है, बहुत ही जल्दी हिंदुस्तान में भी वैसा ही इंकलाब होने वाला है। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कल का वीडियो भी मैंने नेपाल की क्रांति पर ही बनाया था। उसके बाद भी घटना चक्र काफी तेजी से चला है। अब खबर यह है कि नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है और हेलीकॉप्टर से किसी अज्ञात जगह पर भाग निकले हैं। नेपाल में उग्र भीड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल के घर में आग लगा दी है, जिसमें खनाल की पत्नी की जलने से मौत हो गई है। वहां वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। फाइनेंस मिनिस्टर नदी में कूद गया था, वहां पर भी लोगों ने उसका पीछा करके उसको पीटा है। उप प्रधानमंत्री विष्णु पौडेल की सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पिटाई हुई है। एक बहुत बड़ा अखबार है कांतिपुर टाइम्स, उसके दफ्तर में आग लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री के निवास, सबको आग के हवाले कर दिया गया है। होटल हिल्टन में आग लगा दी गई है और नेपाल में बिल्कुल अराजक माहौल है। वहां के सेना प्रमुख ने देश को संबोधित किया है, अशोक राज ने, और उन्होंने उपद्रवियों को चेतावनी दी है और आंदोलनकारियों को वार्ता के लिए बुलाया है। आज की तारीख में नेपाल में कोई सरकार है ही नहीं, न राष्ट्रपति है न प्रधानमंत्री है। ऐसी चर्चा है कि काठमांडू के जो मेयर हैं बालेन शाह देश के अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं। बालेन शाह सिर्फ 28 बरस के हैं और जेन जी में बहुत लोकप्रिय हैं। जेन जी के बारे में आप जान लें कि 1997 से 2012 तक जो बच्चे पैदा हुए उनको जेन जी कहा जाता है और नेपाल में जो क्रांति हुई है वो मूल रूप से जेन जी की ही क्रांति है। साथियों, इस पूरी क्रांति में एक और नाम बहुत चर्चित हुआ है, वो नाम है सूदन गुरुंग का। ये सूदन गुरुंग एक 36 साल के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल वर्कर हैं और इनका एक एनजीओ है, यानी गैर सरकारी संस्था है, उसका नाम है हामी नेपाल। और सूदन गुरुंग ने पिछले कई सालों से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई हुई है और खास के ये नेपो किड्स को निशाना बनाते हैं। नेपो किड्स का मतलब हुआ कि बड़े बड़े जो लोग हैं, वीआईपी लोग, उनके जो बाल बच्चे हैं जो बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, महंगी महंगी कारों में घूमते हैं, कीमती घड़ियां लगाते हैं, विदेशों में छुट्टियां मनाते हैं, 5 स्टार होटलों में खाना खाते हैं, वैसे नेपो किड्स पर इन्होंने बहुत निशाना साधा है। तो आप कह सकते हैं कि इन दो लोगों ने, सूदन गुरुंग और बालेन शाह ने मिलकर नेपाल में एक तरह से तख्ता पलट कर दिया। तो ये मोटा मोटी नेपाल की क्रांति की कहानी है। अब नेपाल की क्रांति की तो दुनिया भर में चर्चा है, लेकिन यदि कोई एक शख्स इस पूरी क्रांति से सबसे ज्यादा घबराया हुआ है, डरा हुआ है, तो वो हिंदुस्तान का नालायक वजीर आजम, नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। देखिए, नरेंद्र मोदी के घबराने की बहुत सारी वजहें हैं। पहली बात तो अब पूरी दुनिया जान गई है कि नरेंद्र मोदी वोट चोर है और इसने वोट चोरी करके पिछले दरवाजे से सत्ता हथियाई है। ये एक अवैध प्रधानमंत्री है, इलीगल प्राइम मिनिस्टर है और भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने मिली भगत करके बेईमानी की है और वोट चोरी करके भाजपा को सत्ता दिलाई है। पहले ये बात दबी जबान में होती थी, लेकिन 7 अगस्त को जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बता दिया कि कैसे वोट चोरी की जाती है, उसके बाद ये बात साफ हो गई है। अब तो ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अपनी वाराणसी की सीट भी हार रहा था, लेकिन वहां भी वोट चोरी करके उसको जीत दिला दी गई।
तो पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही नारा गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। मजे की बात यह है कि नेपाल में भी इसी से मिलता जुलता नारा लग रहा था, वहां के प्रधानमंत्री के खिलाफ, ओली चोर गद्दी छोड़, और हिंदुस्तान का नारा है वोट चोर गद्दी छोड़। तो नरेंद्र मोदी की स्थिति बहुत कमजोर हो गई है, पतली हो गई है। दूसरी बात की जो समस्या नेपाल में है, कमोबेश वही समस्या हिंदुस्तान में भी, और ज्यादा बदतर हालत है हिंदुस्तान में। महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। महंगाई में देखिए, एक गैस सिलेंडर 1100-1200 में आ रहा है। कांग्रेस शासन के समय जब 600 रुपया में गैस सिलेंडर बिकता था, तो स्मृति ईरानी सिलेंडर को लेकर सड़क पर बैठ जाती थी कि महंगाई से कमर टूट रही है लोगों की। अब वही सिलेंडर 1100-1200 में बिक रहा है। ये सिर्फ सिलेंडर की ही हालत नहीं है, हर चीज महंगी हो गई है और मध्यम वर्ग तक की कमर टूट गई है महंगाई से। भ्रष्टाचार चरम पर है। खुद नरेंद्र मोदी ने राफेल घोटाला में हजारों करोड़ की दलाली खाई है। ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट गया, तो रंजन गोगोई ने मोदी को क्लीन चिट दे दिया, और बदले में रिटायरमेंट के बाद रंजन गोगोई को मोदी ने राज्यसभा एमपी बनवा दिया। इस तरह हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ने नरेंद्र मोदी के साथ सौदेबाजी कर ली, डील कर लिया। बेरोजगारी हिंदुस्तान में चरम पर है। पहले सेना में नियमित बहाली होती थी, मोदी ने सेना में नियमित बहाली बंद करा दी है। अब अग्निवीरों की बहाली होती है, जो अग्निवीर 28 साल की उम्र में रिटायर कर जाते हैं और उनको कोई पेंशन नहीं मिलता, कोई लाभ नहीं मिलता। ये बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है कि 75 साल का सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी नरेंद्र मोदी कुर्सी से चिपका हुआ है और 28 साल की उम्र में लोग रिटायर कर रहे हैं। इससे बड़ा मजाक क्या होगा। यही बात रेलवे की नौकरियों में है। रेलवे जो है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां देने वाला विभाग हुआ करता था, लेकिन अब जो रेलवे की वैकेंसीज आती है, वो इतनी कम आती है, ऊंट के मुंह में जीरा के समान आती है। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान में जो परीक्षाएं होती हैं, लगभग सारी परीक्षाओं में पेपर लीक कर जाता है और फिर परीक्षा रद्द होती है। सालों साल तक केस मुकदमा चलता है अदालतों में और उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर पाती। अब तो नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में भी पेपर लीक करने लगा है। मोदी ने 2014 में कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरियां दूंगा, तो कायदे से 11 सालों में मोदी को 22 करोड़ युवाओं को नौकरियां देनी चाहिए, लेकिन मोदी ने किसी को नौकरी दी नहीं। और अब ये कहता है कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। अब ये कितना बड़ा मजाक है। क्या कोई बच्चा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, आईआईटी की पढ़ाई करता है पकौड़ा तलने के लिए, या कोई बच्चा एम्स में जाकर डॉक्टर बनता है पकौड़ा तलने के लिए? तो जले पर मोदी नमक छिड़क रहा है। इसी बीच जो हिंदुस्तान के नेपोकिड्स हैं, उनकी 5 उंगलियां घी में है। अमित शाह का नालायक बेटा जय शाह क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर कब्जा करके बैठा हुआ है, तड़ी पार का बेटा। नितिन गडकरी का नालायक बेटा निखिल गडकरी पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर करोड़ों करोड़ कमा रहा है, और जो आम परिवार का लड़का है या लड़की है, उसको दाल भात चोखा भी नसीब नहीं हो रहा है। ये हिंदुस्तान की हालत है। ये हिंदुस्तान की हालत है कि नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर होता है, युद्ध विराम होता है। ये हिंदुस्तान की हालत है कि चीन ने गलवान घाटी पर कब्जा कर लिया है लद्दाख में, और मोदी के मुंह में दही जमा रहता है। ये हिंदुस्तान की हालत है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान पर व्यापार युद्ध छेड़ दिया है, ट्रेड वार छेड़ दिया है, 50% टैरिफ लगा दिया है, और मोदी की जबान नहीं खुलती है। नरेंद्र मोदी सिर्फ गौतम अडानी नाम के पूंजीपति का, कैपिटलिस्ट का चपरासी बना हुआ है, और दिन में 18-18 घंटे काम करता है नरेंद्र मोदी, जिससे कि गौतम अडानी का मुनाफा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता जाए। तो ये हिंदुस्तान की हालत हो गई है। और नरेंद्र मोदी में अहंकार बहुत ज्यादा है, एरोगेंस जिसको कहते हैं। रावण में जितना अहंकार नहीं था, उतना मोदी में है। ये कहता है मेरा 56 इंच का सीना है, और आप इसकी चाल देखिएगा, जैसे जंगल में मतवाला हाथी चलता है, उस तरह की मोदी की चाल है। और जो मोदी के खिलाफ मुंह खोलता है, उसको झूठे मामलों में फंसाया जाता है, उसके घर ईडी का रेड करा दिया जाता है, उस पर सीबीआई की फाइल खुलवा दी जाती है।
ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं। गुजरात में एक बहुत ईमानदार आईपीएस ऑफिसर थे मिस्टर संजीव भट्ट। उन्होंने कहा कि मोदी ने गुजरात में दंगे करवाए तो संजीव भट्ट सर को पहले बर्खास्त कर दिया गया और फिर एक झूठे मामले में फंसाकर जेल में डाल दिया गया। वो ईमानदार आदमी 6 बरस से जेल में बैठा हुआ है और यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा गुंडा मवाली महिला पहलवानों की छाती दबाने के बाद भी छुट्टा घूम रहा है। कहने का मतलब ये कि नेपाल में जो हालत है उससे ज्यादा कहीं बदतर हालत हिंदुस्तान में है और यही डर अब नरेंद्र मोदी के गिरोह में समा गया है कि पूरा बारूद तैयार है, सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है, एक ट्रिगर पॉइंट की जरूरत है। जैसे नेपाल में भी गुस्सा लोगों में बहुत बढ़ गया था जब 4 सितंबर को सोशल मीडिया पर बैन हुआ तो चिंगारी आ गई और धमाका हो गया। तो हिंदुस्तान में भी असंतोष का बारूद तैयार है, किसी रोज चिंगारी आएगी तो धमाका हो जाएगा। मैं स्पष्ट करता हूं कि मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, मैं गांधीवादी हूं। हिंसा गलत चीज है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लोग असत्य, अन्याय और दमन के सामने झुकते रहें। तो इसलिए मोदी जी दीवार पर जो इबारत लिखी हुई है, राइटिंग ऑन द वॉल जो है, उसको पढ़िए और थोड़ा अपने अहंकार पर कंट्रोल कीजिए। आम लोगों के बारे में भी सोचिए, नहीं तो आपकी हालत केपी शर्मा ओली से भी बदतर होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।